So hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो. Welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ish मोहब्बत with the subject. So NEET 2024 और 25 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आ चुका है फ्री प्रचंड सीरीज बच्चा लोग. और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कंप्लीट वेक्टर्स. सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चा. बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी लेटेस्ट हम लेक्चर लेके आए तो आपको मिले मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको नीट का सेशन मिलेगा बच्चा. हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पर आज का पढ़ाया हुआ नोट्स और आगे के तमाम नोट्स आपको मिलने वाले हैं. साथ ही बच्चा ये है हमारा सक्सेस मंत्रा बॉक्स, जहां पर हम पेड बैचेस में भी बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस देने वाले हैं, जहां लाइव क्लासेस होगा, आपके डाउट सॉल्व होंगे, चैप्टर वाइज डीपीपी एंड मॉड्यूल मिलेगा, आपको डीपीपी के डिस्कशन की अलग क्लासेस मिलेगी. और ये पूरा का पूरा सक्सेस मंत्रा बॉक्स आपके जून से लेकर दिसंबर तक के लिए है. उसके बाद पूरा रिवीजन चलेगा बच्चा. कहां पर आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो? क्लास 24 ऐप पर. आप इस नंबर पर भी कॉल करके हमें बता सकते हैं अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं. तो याद रखिएगा, लिमिटेड स्टूडेंट है बच्चा एंड 1 जून से बैचेस स्टार्ट हो रही है, बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ. यूट्यूब पर तो हम फ्री में पढ़ेंगे ही, लेकिन वो बच्चे जो वाकई फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की जिम्मेदारी हमारा सक्सेस मंत्रा बॉक्स लेता है. सो डाउनलोड क्लास 24 ऐप राइट नाउ एंड जॉइन अवर पेड बैचेस एज वेल. चलिए बच्चा, शुरुआत करते हैं वेक्टर्स की. बहुत ही प्यारा सा चैप्टर होगा ये वेक्टर्स. इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा बच्चा, इसके बाद आपके सारे डाउट वेक्टर्स के खत्म हो जाएंगे. देखिए, वेक्टर एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, जहां से एक क्वेश्चन बन सकते हैं. लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2023 में अभी वाला जो पेपर आया था, उसमें वेक्टर का क्वेश्चन नहीं था. लेकिन वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है बच्चा, जिसको अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आएगा, ग्रेविटेशन नहीं आएगा. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो नहीं आएगा. कई बार हमें मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन निकालने के लिए आएगा. तो कुल मिलाकर हमारे 30 जो चैप्टर हैं नीट के अंदर, उनमें समझ लीजिए 18 से 19 चैप्टर ऐसे हैं ना, जहां पर हम बगैर वेक्टर के उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन सेपरेटली आ सकता है, बट जो फिजिक्स के बाकी के क्वेश्चन हैं अगले काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में, फिर हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा, उन सब जगह पर वेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है. सो इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, पूरा वेक्टर आपको हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है. देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे वेक्टर क्या है, बट वेक्टर के अंदर भी हम फिजिक्स के 2 क्वांटिटी की बात करते हैं. फिजिक्स में 2 क्वांटिटी होती है बच्चा पार्टी. एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि शुक्ला जी हैं, वो 5 किलोमीटर चल के आए, ठीक है, शुक्ला जी से मिलने के लिए गए थे और 5 किलोमीटर चल के आए. तो ये 5 किलोमीटर जो चल के आए शुक्ला जी, उसमें 5 किलोमीटर वो तो मैग्नीट्यूड है. पर शुक्ला जी कौन से दिशा में चल के गए, कहां से गए, कि और किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, नॉर्थ में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, भैया साउथ में गए, कहां गए कुछ पता ही नहीं चला. तो जब भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चा, तो वो क्वांटिटी बोली जाती है स्केलर क्वांटिटी. जैसे टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गई. ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कभी नहीं सुनोगे कि इनमें हमें जरूरत पड़ रही है डायरेक्शन की भी. जैसे अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, या समझ लीजिए रिमोट है, इसका मास है बच्चा लोग सपोज करो 50 ग्राम, अभी यहां रखा हुआ है 50 ग्राम है, मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाता हूं, वाई डायरेक्शन में, अभी यहां लेके गया तो क्या यहां पर 60 ग्राम हो गया, क्या यहां पर 49 ग्राम हो गया? नहीं. तो जब भी डायरेक्शन पर मैटर ही नहीं कर रही है कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स की, वो बोली जाती है स्केलर क्वांटिटी. ठीक है बच्चा. तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की. ये पूरा स्लाइड आपको मिलेगा, आप टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा. बहुत प्यारे प्यारे नोट्स आपको मिलेंगे. आपको एग्जाम टाइम में इससे बेहतर नोट्स मिल ही नहीं सकता. बुरा नीट का एकदम बेस्ट नोट आपको मिलेगा. फिर बात करते हैं बच्चा लोग वेक्टर क्वांटिटी की. अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर में आप बोल रहे हो कि सर सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या हुआ बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी. m प्लस में d, यानी जहां पर ऐसी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसमें डायरेक्शन भी हो बच्चा, उसे हम वेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए शुक्ला जी यहाँ खड़े हैं, हमारा फेवरेट कैरेक्टर शुक्ला जी होगा, और शुक्ला जी क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन शुक्लाइन को बार बार देख रहे थे. हमको गुस्सा आ गया बच्चा लोग, गुस्सा आएगा ही क्योंकि उनका ध्यान भटक रहा था. शुक्ला जी इधर आइए. अब हमें शुक्ला जी को मारना है, एक थपड़िया देंगे, टीचर है यार, मार सकते हैं. शुक्ला जी मारना है, तो शुक्ला जी को अगर मैं थप्पड़ मारने जाऊंगा तो मैं फोर्स लगाऊंगा, लेकिन वो फोर्स
50 न्यूटन का होगा, 60 न्यूटन का होगा, वो भी मायने रखता है। और शुक्ला जी के गाल पे मुझे निशाना भी लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, मैं इसे मारने के चक्कर में खुद ही को ना मार ले। आई रे सर, ये कहा है, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, बल एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसमें आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड, है ना। प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसमें आपको जरूरत पड़ जाएगा। इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जहां पर आपको जरूरत पड़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर होता है, उसमें प्लस भी होता है वैल्यू, माइनस भी होता है वैल्यू, जीरो भी होता है। क्लास 9 में, कक्षा 9 में आप सीखे थे? नहीं सीखे थे तो चैनल पर बने रहना, क्योंकि काइनेमेटिक्स के अलग से लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, दीज आर द क्वांटिटीज जिसमें बच्चों लोग हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया कि फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी है, एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये पूरा चैप्टर वेक्टर है, तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, है ना। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है बच्चा, और इसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं शीट दूंगा टेलीग्राम में, इसलिए टेलीग्राम बार बार कह रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन करिए। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं फ्री में, आप इन लेक्चर्स को दिल से फॉलो करोगे ना, तो भी आपका नीट निकलेगा। बस एक डेडिकेटेड टाइम टेबल को फॉलो करिए कि नहीं भैया मुझे एसएसपी भैया से पढ़ना है, तो मुझे सारे लेक्चर्स को फॉलो करना है, ठीक। चलो, अब बात करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है बच्चा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी क्वांटिटी के ऊपर ना ऐसे एरो लगाते हैं। क्या करते हैं, अगर मान लीजिए फिजिक्स में ऐसे हम एरो लगा दिए, तो इसका मतलब है कि भैया ये वेक्टर है, मतलब कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, इसके अंदर डायरेक्शन भी है। पी से क्यू, यहाँ पर देखिए पी से क्यू, ये ऐसे तीर बना देते हैं, एकदम मस्त धनुष बाण, ये हो जाता है आपका वेक्टर। इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं पुच्छी, इसको बोलते हैं टेल। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू, ये जो आपको तीर दिखाई दे रहा है, ये तीर छोटा भी हो सकता है, ये तीर बड़ा भी हो सकता है, ये तीर काफी बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड कितना है। मैं कहूंगा 2, मैं कहूंगा 3, मैं कहूंगा 5, तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये वाला लाइन क्या हुआ, 5 हुआ। तो वेक्टर जब भी ऐसा तीर दिख जाए तो समझ जाइए वह क्वांटिटी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि मान लो बच्चा, ये एक बालक है, ये एक्स दिशा में चला गया, बराबर, यहाँ 0 मीटर पर वो था, और ये आपका 10 मीटर है, तो मैं कहूंगा कि बच्चा इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वह आपका 10 आई कैप हुआ। सर ये आई कैप क्या है, अभी चैप्टर में आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बट फिलहाल अगर मुझे अभी समझाना हो तो आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन। हमारी जो वीडियो से बच्चा 10वीं से पास किया, 11वीं का बच्चा भी देख सकता है, उसको पूरा समझ में आएगा। 11वीं से 12वीं में आया बच्चा, वो भी 11वीं पढ़ना चाहता है, उसको भी समझ में आएगा। ड्रॉप लेने वाले बच्चों के लिए तो ये तो जड़ी बूटी है ही, है ना, एकदम निचोड़ के आपको सबको समझा देंगे। तो याद रखिए, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन। कहीं पर भी मुझे वाई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो टेक्निकली हम इसे जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कहीं भी जेड है तो बच्चा लोग हम उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, के कैप से। तो ये हमारी बात क्या हो गई बच्चा लोग कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब समझेंगे वेक्टर्स के कितने तरीके होते हैं, मतलब कितने तरह के अलग अलग वेक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो वेक्टर है वो है हमारा पैरेलल वेक्टर्स। नाम से पता चल रहा है, पैरेलल वेक्टर्स, यानी ऐसे दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो, उसे हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही एक्स दिशा में है। अगर मैं ऐसा लिखूं, वेक्टर ए बराबर 4 आई कैप और ये 6 आई कैप, तो बड़ी जेन्युइन सी बात है, क्योंकि ये 6 आई कैप है तो थोड़ा बड़ा होगा, ये आपका 4 आई कैप है तो थोड़ा छोटा होगा। आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, अभी सिखाया था, ये दोनों ही कौन से दिशा में है, एक्स दिशा में, समझ गए। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता बच्चा लोग 4 आई कैप और 4 आई कैप, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, आर दिस ऑल्सो इक्वल पैरेलल वेक्टर्स? तो आंसर है यस सर। पैरेलल वेक्टर की सबसे खास बात ये डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इक्वल वेक्टर्स वह वेक्टर्स होते हैं बच्चा जिनका डायरेक्शन वह भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड वह भी सेम होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक भी मैग्नीट्यूड सेम है, ऊपर से ससुरा डायरेक्शन भी सेम है इनका, इसी तरफ जा रहा है तिरछे। ये कौन सा हुआ, नॉर्थ ईस्ट, है ना, असम मेघालय चले गए, हाँ ठीक है, हाँ सही है। क्लियर हुआ बात एकदम अच्छे से। तो अब मेरा सवाल सुनिए, क्या एक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है? इसको अच्छे से नोट करिएगा। हाँ सर, क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर में वह शर्त पूरी हो रही है जहां पर दिशा सेम होनी चाहिए। लेकिन बच्चा लोग, क्या एक पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकता है? आंसर है यस। सर फिर से सोच करके देखिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा चीज है, असर्शन रीजन में नीट में ऐसे सवाल आ जाते हैं। क्या एक पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकता है? नहीं। फिर से सोच करके देखिए, क्या एक पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकता है? पैरेलल वेक्टर के अंदर ये कहानी है,
हाँ, लेकिन क्या एक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है? यस, 100%। क्या एक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है? हाँ भाई, क्योंकि उसमें दिशा सेम होगा। लेकिन क्या एक पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हमेशा हो सकता है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो वो इक्वल वेक्टर भी है, और सेम नहीं हुआ तो वो इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चा, अब बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर की। क्या होता है ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स? तो ऐसे दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो उसे हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। मतलब एक x दिशा में हो, दूसरा y दिशा -x दिशा में हो, एक y दिशा में हो, दूसरा -y दिशा में हो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक प्लस आई कैप है, दूसरा आपका क्या है, माइनस आई कैप है। ये आपका अगर मान लीजिए 4 आई कैप है, ई का हो गया बाबूजी। हाँ, ये मान लीजिए कि बच्चा लोग 4 आई कैप है, तो ये आपका माइनस में 5 आई कैप है। इरेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड हमें खाली क्या देखना है, इनके डायरेक्शन देखने हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसीलिए क्या हो जाएंगे बच्चा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगला जो हमारी कैटेगरी में आता है वो है नेगेटिव वेक्टर्स या तो अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स की खास बात ये होगी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 आई कैप है तो नीचे वाला -5 आई कैप होगा। ये सारे क्वेश्चंस असर्शन रीजन में बन सकते हैं। नीट में अगर आप 180 में से 180 फिजिक्स में चाहते हो तो अपनी प्रिपरेशन अभी से एकदम पक्की कर लो बच्चा लोग। एकदम रेगुलर पढ़ाई पर ध्यान दो, बकैती मत करो। यूट्यूब पर एकदम ध्यान दो। यूट्यूब पर बहुत सारे ज्ञानबाजी के वीडियोस आपको मिलेंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन वो लोग देखिए कभी पढ़ा नहीं रहे होंगे, है ना। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाई की भी वीडियोस मिलेगी, प्लस मैं आपको मोटिवेट भी करते रहूँगा कि बच्चा ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये करिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में भी पढ़ाऊँगा बच्चा। पूरे साल दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है को इनिशियल वेक्टर्स। क्या चीज होता है को इनिशियल वेक्टर्स? नोट डाउन करिए। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग एक ही पॉइंट से हो। आप देख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर बी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, को इनिशियल वेक्टर्स। फिर हम बात करते हैं को लीनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही लाइन पर हो। देखिए ये दो वेक्टर्स एक ही लाइन पर है, ये एक ही लाइन पर है, भले अपोजिट दिशा में है, ये भी अपोजिट दिशा में बट एक ही लाइन पर है, ये भी सेम डायरेक्शन में है लेकिन एक ही लाइन पर है। तो बच्चा कोलिनियर मतलब एक लाइन पे होना चाहिए। ये एक ऐसा वर्ड है जो आगे आपको रोटेशनल मोशन में भी बहुत काम आएगा, जब हम पढ़ रहे होंगे टॉर्क। जो बच्चे वो लिए हैं, क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं, अरे वाह मैं तो भूल गया, मैं जा रहा हूँ माँ मैं जा रहा हूँ, ऋतिक रोशन आइला। अरे क्या लिए हैं बच्चा लोग, अच्छा ड्रॉप लिए हैं। उन्हें पता होगा रोटेशनल मोशन के अंदर एक चीज आती है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑलवेज क्रिएट्स अ कपल, है ना। एंड दे शुड बी अ नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे होता है और नॉन कोलिनियर का मतलब होता है अलग अलग लाइन पे। तो अगर आपको ये से शब्द पता होंगे तब आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाइएगा। चलो तो ये भी चीज़ हो गया कोलिनियर वेक्टर। साथ साथ में आप लिखते भी जाएं बच्चा, भले मैं आपको नोट्स दूं बट आप जो बनाओगे हैंड रिटन नोट्स वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आगे है कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लान वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन पर हो, लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कोप्लानर वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। मतलब एक ही प्लेन पर हो। प्लेन कितने हो सकते हैं, देखिए एक्स वाई और एक होता है जेड। तो आपके प्लेन तीन ही हो सकते हैं समतल, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है। जरा सोच के बताइए, अभी मैं जो खड़ा हूँ वो एक प्लेन है ना। हाँ जी सर, ऐसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा पैर वाला जो पोजीशन है वह एक्स हुआ और यह बॉडी वाई हुई। बट अगर इधर से कोई बंदा देखेगा तो वह जेड भी हुआ। मतलब ये एक्स ये वाई और आपके तरफ वाला जेड वो 3D है, लेकिन अभी ये जो हाथ और ये मैं कर रहा हूँ यह एक तरीके का प्लेन हुआ। चलिए नाउ कंकरेंट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो कि किसी एक पॉइंट पर मिल सकते थे। दोज वेक्टर्स विच पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, जो कि एक कॉमन पॉइंट से होकर के पास हो रहे थे, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कंकरेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ वेक्टर्स हैं बच्चा, आपके एनसीईआरटी में 3 ही 4 दिए हैं, लेकिन आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम डिटेल में हर चीज़ समझते रहेंगे, इसीलिए हम अपने प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी के लिए रिकॉर्डिंग वीडियोस का इंतजाम कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम जीरो वेक्टर्स। इन्हें नल वेक्टर भी कहते हैं। देखिए जीरो वेक्टर्स का मतलब हुआ एक ऐसा वेक्टर और एक नेगेटिव वेक्टर, एक जैसा भी वेक्टर हो उसका नेगेटिव वेक्टर, दोनों को जोड़िए आंसर 0 आए। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए उसे हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो वेक्टर के लिए खास चीज क्या होनी चाहिए कि अगर एक 6 आई कैप है तो दूसरा वाला बच्चा -6 आई कैप होगा, तभी तो 0 आएगा। तो 0 इज अ जीरो
वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर और द नल वेक्टर। ये देखिए, तो ये एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। कई बार नीट में जो 70% सवाल हमारे होते हैं वो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एंड आई हैव सीन दिस कि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो देखते ही। तो दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट होगा तो कर सकते हो। 4 ऑप्शन दे देगा, विच वन इज द जीरो वेक्टर, जीरो लिखा होगा, दूसरे ऑप्शन पे जीरो वेक्टर होगा, तीसरे पर -0 होगा, चौथे पे -0 वेक्टर होगा। सही जवाब क्या है? जीरो वेक्टर। ठीक है, चलिए अगले में आता है यूनिट वेक्टर्स। अब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा अपने स्लाइड पर चलते हैं। डिचकियाओ एंड डिचकियाओ, ये लिखा भी है और हम अपने स्लाइड पर भी चल लेते हैं। अरे बाबूजी का हो गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या सीखना है बच्चा लोग? जीरो वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर। क्या चीज है यूनिट वेक्टर? अब समझते हैं। देखिए, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। जैसे कि आपके पास में एक वेक्टर है ए और उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को बच्चा ऐसे रिप्रेजेंट करना है, मॉड में रिप्रेजेंट कैसे भी करो, नीट में क्या फर्क पड़ता है? नीट में तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बच्चा मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तिरवा हटा दीजिए तो वह भी मैग्नीट्यूड है। तिरवा रहेगा बच्चा और मॉड रहेगा तो वो मैग्नीट्यूड है। अब सवाल ये आता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, और यूनिट वेक्टर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ए पे कैप लगा दीजिए, ए पे कैप, कैरेट, कई सारे किताब में कैरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर में 3i प्लस में 4j कैप है। ये चीज है, मुझे कहा गया है यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो मैं क्या करूंगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बच्चों याद रखो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमेशा अंडर रूट करते हैं एंड सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। मैं आपको फिजिक्स को इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चा कि ट्रस्ट में आपको फिजिक्स में प्यार हो जाएगा। महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस के अंदर बहुत सारे एथिक्स वालों ने फिजिक्स का ऐसा हवा बना दिया है कि लोगों को लगता है कि नीट की फिजिक्स बहुत टफ होती है। पर ट्रस्ट में, नीट की फिजिक्स ऐसी होती है कि अगर आप पूरे साल जो मैं आपको बताऊं वो करते चले गए ना, आप आसानी से 180 मार्क्स लेके आओगे। पूरे आपके सवाल सही होंगे। थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन अगर ऐसा हो गया तो आप तब पर भी आप 160 प्लस लेकर के आओगे। सो जस्ट कीप काम, ट्रस्ट एसएसपी एंड बी विद अस बच्चा लोग। ट्रस्ट मी, यू विल बी इन लव। आपको धीरे धीरे पता चलेगा यार इंसान पहले क्यों नहीं मिला हमें। ठीक है बाबा एसएसपी, रोकी भैया, फिजिक्स रोके भैया। 3i प्लस 4j कैप। तो अभी सर ने बताया कि सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे याद रखो मैग्नीट्यूड। अब इसी को समझाने के लिए बहुत जगह में इतना प्रूफ दे देते हैं कि बच्चा डर जाता है। अरे यार जरूरत ही नहीं है, फील कर लो। अंडर रूट में सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, यह भी आता कैसे अभी आगे भी देख लेंगे अपने। तो सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो गया 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 3i प्लस में 4j अपॉन में 16 9 25 यानी कि 5। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर। क्या होता है ये? यूनिट वेक्टर। सर इस हिसाब से जो हमारा x डायरेक्शन होता है, y डायरेक्शन होता है और z डायरेक्शन होता है, टेक्निकली ये भी तो एक तरह से यूनिट वेक्टर ही हुए। i कैप, j कैप एंड k कैप। हाँ, i कैप का मतलब क्या हुआ? x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। j कैप का क्या मतलब हुआ? y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। k कैप का क्या मतलब हुआ? z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है बच्चा कि इस दिशा में उसकी वैल्यू 1 है, x दिशा में उसकी वैल्यू 1 है। i कैप ऑलरेडी i कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 1 ना। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इन चीज को लिख लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे सवाल आपको जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम में दूंगा। देखिए बच्चा, यूट्यूब पर मैं आपको सब कुछ फ्री में देने वाला हूँ, सब कुछ जितना हो सकता है मुझसे। मैं आपको पढ़ा भी फ्री में रहा हूँ, साथ ही साथ आपको इस चैनल से डीपीपीज भी मैं शेयर करूँगा। बस अब करना क्या है बच्चा, आपको वो चीज़ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद किसी ऑफलाइन का हिस्सा नहीं बन सकते, किसी एडटेक का हिस्सा नहीं बन सकते, कोई फीस आप पे नहीं कर सकते, तो भी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ के आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको शीट भी दे रहा हूँ, डीपीपी भी दे रहा हूँ, तो आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन अब YouTube पर एक बाउंडेशन ये होता है कि आप सच में कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता चल सकता, है ना। आप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। बट अगर नहीं कर पा रहे ना तो परेशान मत होना। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है बच्चा। सिर्फ 8,000 रुपये में बाबा SSP आपको पर्सनली पढ़ाएंगे, मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ।
यहाँ 1000-1500 स्टूडेंट्स का प्रेशर नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही आपका डाउट सॉल्व करूंगा हमारे सक्सेस मंत्रा बॉक्स के अंदर, जिसका नाम है प्रहार बैच। क्लास 24 ऐप पर 1 जून से मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए बच्चा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करना 7984294085 पर और ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाकी जगह पर भले आपको फीस कम लग रहा होगा लेकिन बहुत भीड़ होगा बच्चा, ऐसे भीड़ में ना नहीं हो पाता है। हाँ, जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, जो खुद से कर सकते हैं, वो कर जाते हैं, पर जो बेचारे थोड़ा सा उनको समझने में वक्त लगता है, वो भीड़ में नहीं डाउट पूछ पाते। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ये फीस 8,000 कुछ भी नहीं है बच्चा, लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं ऑफलाइन सेंटर के अंदर। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो दिल से, जेन्युइनली, इरिस्पेक्टिव ऑफ फीस ना, मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ कि हम दुनिया बदल देंगे या हमारे पास इतना बैचेस है, हम इतना सिलेक्शन दे रहे हैं, सिलेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्टूडेंट्स खुद करता है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो बाबा एसएसपी पर, मैं ही पढ़ाऊंगा। एंड साथ में हमारी धर्मपत्नी सलोनी मैम, वो आपको पूरा अच्छे से केमिस्ट्री भी कराएंगे, पूरा का पूरा इन जस्ट 8,000। आपको सेपरेटली फिजिक्स पढ़ना है तो वो भी आपको 5,000 में मिल जाएगा, ईयर लॉन्ग बैच है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्यों आता है दिमाग में, जब हम पढ़ाते हैं ना तो बच्चों के जेन्युइन डाउट आता है, तो वहां से मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहता हूँ। तो XYZ IJ कैप एंड K कैप, चलो, तो ये यूनिट वेक्टर्स की बात हमें समझ में आ गई, बिल्कुल ऐसे ही, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ व्हाट इज बेस वेक्टर? बेस वेक्टर का मतलब यही बच्चा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। जनरली आप ऐसा समझिए कि एक्स डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम टेक्निकली आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई वाले को जे कैप से एंड जेड वाले को के कैप से, तो उन्हें हम बेस वेक्टर कहते हैं। अब बात आती है वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं। हिचकी कहा यार, भैया कौन याद कर रहा है, बच्चा पार्टी याद कर रही होगी ठीक है। हाँ, तो वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं या वेक्टर्स को घटाते कैसे हैं। जब दो वेक्टर्स को जोड़ना हो या घटाना हो तो एक मेथड होता है, ट्रायंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं, पैरेललोग्राम मेथड या ट्रायंगल मेथड। अब नीट में या जेईई मेंस एग्जाम में हम एक बार मेथड को अच्छे से समझते हैं, है ना, उसके बाद हम सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो मेथड को भी नहीं समझते, डायरेक्ट फॉर्मूला रटते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला आप तभी रटिए लास्ट में, एग्जाम के ठीक पहले, जब आप पूरे साल अच्छे से पढ़े हो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला रटोगे तो अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो पहले समझते हैं पैरेललोग्राम, फिर उसको अप्लाई इजीली कर पाओगे आप, है ना। यही फिजिक्स में आपको सीखना है कि कोई फॉर्मूला कैसे आया और उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। आइए देखिए, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम दो वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका है। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और दूसरा जो वेक्टर है बच्चा वो ये है वेक्टर बी। दोनों के बीच में जो कोण दिया है, एंगल दिया है, वह है थीटा। तो पैरेललोग्राम मेथड ये कहता है कि ए वेक्टर के पैरेलल में यहां पर ऐसा एग्जैक्टली एक वेक्टर ले लीजिए, वह भी वेक्टर ए है, और बी वेक्टर के ऐसे यहां पर इसके हेड पर एक वेक्टर ले लीजिए जो कि एग्जैक्टली बी के जितना है। अब देखो, ये बी है तो ये बी है, ये ए है तो ये ए है, ठीक है भैया। और फिर इनका जो बी का हेड था और जो इसका पुच्छी था उसको मिला दो, ये मिला दिया हमने, यही रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमें क्या चाहिए था, दो वेक्टर्स का जोड़। दो वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, तो ये इस तरीके से जोड़ते हैं। अब एग्जाम में क्या आप ऐसे डायग्राम बनाओगे? नीट में डायग्राम थोड़ी बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जरा समझिए, ये थीटा है बच्चा, तो ये भी थीटा हुआ, ये लाइन खींचा मैंने। अब थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट, बी कॉस थीटा, ये बी है तो ये बी कॉस थीटा, और ये कैसे हो गया, बी साइन थीटा हो गया। बिकॉज आप पाइथागोरस लगाओगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अल्टीमेटली बी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो मैं एक लेक्चर कमेंट में पिन कर रहा हूँ बच्चा, वीडियो ऑलरेडी बहुत अच्छे से शूट किया हुआ है, आज के 2 महीने पहले का ही, बेसिक मैथमेटिक्स स्पेशली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। जितने की जरूरत पड़ेगी, समाकलन, अवकलन, हिंदी बोला मैंने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब कुछ उस वीडियो में, कैसे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, वो सब 40-45 मिनट का वीडियो है, आप उसे देख लोगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कमेंट में पिन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है। तो वी कॉस एंड देन बी साइन। अब जरा वापस इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये और ये। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। कईयों को लगेगा मास्टर साइको है, लेकिन मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है बच्चा लोग। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बाबा पाइथागोरस लग जाएंगे, बोला सिया बलरामचंद्र की जय हो। यह 90 डिग्री का एंगल है बच्चा लोग, दीज आर सम फैक्टर्स यार। 90 डिग्री आप भी बोल सकते हो, जिसे भी याद करना है करिए।
भगवान, ईश्वर, अल्लाह, लेकिन याद करते रहिए, ठीक है, इससे एनर्जी मिलती है। तो 90 डिग्री के सामने वाला है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आर का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड देन बी साइन थीटा। कई बच्चे कहते हैं ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज रॉन्ग। यहाँ से यहाँ तक बेस है ना, तो इट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इट्स नॉट लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर एंड देन साइन स्क्वायर थीटा, और ये चल रहा है आपका आर स्क्वायर। बच्चा यहाँ से यहाँ पर कॉमन देखिए बी स्क्वायर है, तो इट इज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यहाँ से जब आप कॉमन लिए तब, तो ये आपका ऑलमोस्ट रिजल्ट आ गया। यानी आर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चा ये ऐसा इक्वेशन है ना जो आपको पूरे फिजिक्स में 30 चैप्टर में से 17-18 चैप्टर में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोसिटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, हर जगह पर ये काम आता है। दो वेक्टर्स दिया हो, जहां जहां पर भी कोई भी क्वांटिटी वेक्टर्स हो ना, इवन आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन साहब के अंदर भी, इवन आपके रिलेटिव मोशन में, आगे काइनेमेटिक्स में भी आएगा। तो जब भी दो वेक्टर्स गिवन होगा तो उन तमाम जगह पर हमेशा ये वाला रूल लगता है। दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल पता हो ना, हम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। साथ ही डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये भी एक आर्ट है, ये आपको वे ऑप्टिक्स में काम आएगा। सर डरा रहे हैं सारे चैप्टर्स का अभी से नाम लेके, नहीं बच्चा, अच्छी अच्छी मीठी मीठी चिकनी चुगड़ी बातें करने से अच्छा है कि आपको सच्चाई बताऊं। नीट का सिलेबस सच में वास्ट होता है, बड़ा है, तो आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, एक बड़ी अच्छी कहावत है, केमिस्ट्री सड्डा केमिस्ट्री खराब थी, फिजिक्स तो साली ऐसे ही बदनाम है। इस साल का पेपर उठाइए, ऐसा ही सिमिलर पेपर आपको हर साल का मिलेगा नीट का, लेकिन इस साल के बच्चों को रियलाइज हुआ फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री टफ निकला, जिस वजह से नीट नहीं हुआ। तो फिजिक्स आसान आता है, पढ़ना सब पड़ेगा आपको बस। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये रहा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मान लीजिए कि ये एंगल अल्फा है, डायरेक्शन मतलब थीटा कोण, तो अगर ये एंगल अल्फा दिया है तो हम ये कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, है ना, अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। बच्चा याद रख, यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब भी आप b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा करते हो ना, तो हमेशा a से कोण है। कई बार सवालों के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर दिया होगा b से एंगल 60 डिग्री, तो यहां से कितना होगा? अगर ये पूरा दोनों के बीच में पता होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आपको पता होगा, ये मान लीजिए कि 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो याद रखना कि ये जब हम लिखते हैं ना बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका मतलब है कहाँ से? ए से। और इसका जो दूसरा तरीका हो सकता है वो हो सकता है tan अल्फा डैश इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ये भी हो सकता है। जब हम ये लिख देंगे तो एंगल कहाँ से बनेगा? बी से, क्योंकि कई बार बच्चा बी यहाँ लिखता है, जब बी यहाँ होगा तो ये आपका ऑब्वियसली ए साइन थीटा हो जाएगा और फिर ये बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपका अगर हम ये लिखते हैं नीचे बी होगा तो समझ जाना एंगल कहाँ से है? बी से है। लेकिन अगर यहाँ पर ए हो तो समझ जाइएगा एंगल कहाँ से है? ए से है। क्लियर हो गया? तो ये आपका कुल मिलाकर के किसी भी दो वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं सवाल, कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए सवाल देखिए। Two forces of magnitude 3 Newton, 4 Newton respectively are acting on a body. Calculate the resultant force if the angle between them is. अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, तो एक आपका 3 न्यूटन का है, दूसरा आपका 4 न्यूटन का है, दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चा? 0। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 प्लस 2ab cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी? 1 हो गया। 16 9 25 और 4 3 12 दूनी 24, तो कितना हो गया? 5 4 9 49। पहले का आंसर 49। दूसरे में है 180। अब जरा सोचिए cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 25 में से 24 चला जाएगा तो कितना होगा? 1। नहीं समझे? फिर से देख लीजिए। cos 180 बिकॉज यहाँ पर cos 180 आएगा, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो 3 4 3 12 दूनी 24 माइनस हो जाएगा। 16 9 25 में से 24 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। 90 डिग्री बच्चा, जब 90 डिग्री होगा तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा,
यानी कि क्योंकि 2ab cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, कहाँ गया, 3 का 9 और 4 का 16, 25, यानी बाहर निकल जाएगा तो कितना, 5। समझ गए? तो हमें दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल पता हो तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। A vector A and B makes an angle of 20 degree and 110 degree respectively with the x-axis। तो चलिए सवालों को देखिए, समझिए। अब शुरुआत है बच्चा आप लोगों का, खास करके मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो 11th में आए हैं, 11th से 12th में बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। सवालों को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है ना, जो आप पढ़े हो ना उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अभी जो पढ़े उसी की प्रैक्टिस आप कर रहे हो, इसी को कहते हैं सही अप्रोच। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद 20 सवाल आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, करिए, सवालों को करते रहिए। ए एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो चलो ये हो गया आपका वेक्टर ए, इसने बनाया 20 डिग्री। दूसरा बोलता है 110 डिग्री। अब ये 90 होता है तो 110 यहाँ कहीं होगा। ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका कितना बना रहा है बच्चा, 110 डिग्री। ये आपका 110 डिग्री। जाहिर सी बात है ये 110 है, 120 है, तो बच्चा इनके बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, 90 डिग्री हो गया। हमें क्या चाहिए बच्चा, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स आर 5 और 12, मतलब इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 12 है। अब देखो कंफ्यूज ना हुए, भले वेक्टर का कुछ भी दिया हो, बट मुझे तो ए और बी के बीच का एंगल पता होना चाहिए। अगर ये 110 है, ए 20 है, तो बचा हुआ कितना, 90 डिग्री। नाउ आई कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2ab cos 90 तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ए का स्क्वायर, तो 5 का 25, 12 का कितना हो गया, 144। 144 और 25 कितना हो गया बच्चा लोग, 169, 169, यानी कितना हो गया, 13। दैट्स इट, ये आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मुझे इसका डायरेक्शन निकालना हो तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन भी निकाला गया है, 13 तो आ चुका है, डायरेक्शन भी निकाला गया है। आ जाओ डायरेक्शन भी निकाल लेते। तो डायरेक्शन के लिए tan अल्फा क्या फॉर्मूला था, b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस में थीटा। b आप किसे मान रहे हो, इसे मान लो, तो एंगल आपको कहाँ से मिलेगा, a से मिलेगा। तो हमारे b की जो वैल्यू थी बच्चा वो कितनी थी, 12 साइन 90, b साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन a कितना है 5 प्लस b कितना होगा बच्चा लोग, b कितना है 5 नहीं b 12 cos 90 की वैल्यू कितनी 0, साइन 90 भाई 1 होता है ना, तो cos 90 आपका 0 हो जाएगा। तो 12/5 ये आपका हो गया tan अल्फा। तो अल्फा बराबर tan का इनवर्स 12/5, ये आपका आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बट कहाँ से, फ्रॉम ए से बच्चा एंगल, क्योंकि एंगल जो होता है वो आपका ए से भी हो सकता है, बी से भी होता है। अगर आपको बी से निकालना है तो आप यहाँ क्या चेंज कर दोगे, ए कर दोगे, और यहाँ क्या कर दोगे, बी कर दोगे। सो रिप्लेस ए विथ बी एंड रिप्लेस बी विथ ए, दैट्स इट। तो वो चीज क्या हो जाएगी, बी से कितना एंगल बनाया। तो आप क्या सीख रहे हो यहाँ पर, आप ये सीख रहे हो कि अगर सवाल में ऐसा दे दे कि फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम ए, तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, नीचे ए आएगा डिनोमिनेटर में, फ्रॉम बी तो नीचे बी आना चाहिए डिनोमिनेटर में। दिस विल हेल्प यू अलॉट इन द वे ऑप्टिक्स, साउंड वेव्स, उन तमाम जगह पर। ये देखिए विथ वेक्टर ए और अल्फा प्लस 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। Two forces each numerically equal to 10 dynes are acting as shown in the figure, then find resultant of these two vectors। डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर 10 न्यूटन है और 10 न्यूटन है, ऐसे जा रहा है। अब जरा इधर आ जाते हैं, ये 10 न्यूटन है और ये बच्चा 60 डिग्री है। बट देखिए ये वेक्टर ऐसे जा रहा है। अगर ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, डू यू रियली थिंक दैट दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है? रॉन्ग। हम दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, हेड के बीच का एंगल देखते हैं। ये हेड है दोनों वेक्टर्स के बीच का। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सिमिलर वे में बच्चों हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हेड टू हेड का ही एंगल देखना है। अब यहाँ तो पुछ ही है, टेल है, यहाँ हेड है, तो हम नहीं कर सकते ना 60 डिग्री, इसीलिए हमें क्या इसको आगे से एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब मैंने इसे एक्सटेंड कर लिया तो ये हो गया मेरा 120 डिग्री। बस अब तो गेम ओवर है, क्योंकि मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल पता है, तो मुझे फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर। ए आपका कितना है, कितना है, सब 10 ही है, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2
10 गुणे 10 और cos 120। इसीलिए बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप अगर नहीं देखोगे तो गलती करोगे, बट जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद, लिंक जो है दिया हुआ है। अभी ये जो cos 120 की वैल्यू है, खास करके बायो वाले बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो cos 120 को आप लिख सकते हो ना cos 90 प्लस थीटा 30 डिग्री। तो अगर cos 90 प्लस थीटा कर देंगे तो इसको कहते हैं माइनस में sin 30, ठीक है। तो अब माइनस में sin 30 की वैल्यू माइनस में 1/2, तो आप यहाँ लिखोगे माइनस में 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया बच्चा लोग, तो 10 10 में 100 बट माइनस 1 कट गया, तो आंसर आपका कितना आ गया 10। यूनिट कितना था, डाइन, चुड़ैल। एक चुड़ैल से भाई पाला न पड़ा, कुछ नहीं बोल सकते। एक चुड़ैल जीवन में हो तो खतरनाक बात होती है, तो 10 चुड़ैल आ गए, डाइन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए 10 डाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, इसे ना लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी कहा जाता है। इसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां हमें जरूरत पड़ती है। जैसे बच्चा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेक्टर्स हैं, अगर हम इन सभी वेक्टर्स को एडिशनली करें, जैसे ये वेक्टर देखिए, फिर ये वेक्टर को यहाँ लेकर के आ जाइए, फिर सी वेक्टर को लेके आइए। हमेशा वेक्टर को जोड़ते समय ना हेड टेल किया जाता है। जैसे ये हेड है तो बी का देखो पुच्छी है टेल, बी का हेड है तो सी का पुच्छी है टेल, फिर सी का हेड है तो डी का टेल है, डी का टेल है, और उसके बाद तो फिर आप इसे मिला देंगे ना, तो वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो पॉलीगॉन में क्या है कि इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, एक तरह से पॉलीगॉन है, देखिए पॉलीगॉन के ही साइड्स है, वो सब अगर मिला दिया जाए तो वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर ही देते हैं, डायरेक्टली हमें ऐड करना होता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ पॉलीगॉन के वेक्टर आर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, मैं इस टॉपिक को आपको कहूंगा इतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल इसके जैसा हो गया, ये वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया। अब यहां पर कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये वेक्टर तो ऐसे जा रहा था, तो एक तरीके से एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर माइनस हुआ ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी हम हमारे इस वाले आंसर से कर सकते हैं, इस वाले सॉल्यूशन से आंसर लेके आ सकते हैं। तो इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं। अब देखो बच्चा यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने वहां पर कॉस क्या लिया था बच्चा, 120 लिया था ना, जो कि कैसे आया था 180 माइनस थीटा से आया था। तो यहाँ पर भी वही किया गया है कि जब ये वाला वेक्टर ए है और दूसरा मुझे माइनस वेक्टर बी चाहिए, तो फिर ये यहाँ चला आएगा, क्योंकि ये वेक्टर बी है तो ये माइनस वेक्टर बी है, तो अगर ये माइनस वेक्टर बी है तो ये यहाँ चला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, सब कुछ सेम है, द ओनली डिफरेंस इज माइनस। अब ये माइनस आया कैसे, तो कॉस 180 माइनस में थीटा से आता है ना। अगर आप ये भूल भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपके माइंड में रूल है कि हेड से हेड का ही एंगल देखते हैं थीटा, तो आपको वेक्टर का सब्ट्रैक्शन की इतनी खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी अगर आप पढ़ ही रहे हो तो यहाँ खाली प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये भी बहुत खास होने वाला है बच्चा, क्योंकि आगे जब आप काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन इन प्लेन पढ़ोगे, जहां पर हमें वेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जहां पर एक बंदा नाव पे बैठा होता है, रिवर वाला प्रॉब्लम आता है, रिवर बोट प्रॉब्लम आता है, फिर एक बरसात वाला प्रॉब्लम आता है जहां पर एक आदमी छाता लेता है, छाता को ऐसे एंगल पर घुमाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट समझ रहे होंगे, बट 11th के जो बच्चे आएंगे उनको धीरे धीरे चीज़ पता चलेगा। तो डरना नहीं है, समझना है, और वो चीज़ को समझने के लिए ये वाला लेक्चर का ये पोर्शन बहुत अच्छे से देखो ध्यान से। मैं आपको एकदम सिंपल करके समझाता हूँ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या मतलब है, जरा ध्यान देते हैं। तो ये हमने मान लिया कि एक एक्स एक्सिस है, ठीक, ये हमने मान लिया बच्चा वाई एक्सिस है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब बच्चा ये हमने यहां पर ना एक वेक्टर इमेजिन करा, मान लीजिए मैंने वेक्टर इमेजिन किया, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई एक वेक्टर है जिसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये जो वेक्टर ए है यहां हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इस वेक्टर का इस दिशा में एक्स एक्सिस पर यहां से यहां तक जो हिस्सेदारी है इसको हम ए एक्स कहते हैं। पढ़ते क्या है ए एक्स को, ए एक्स को पढ़ते हैं बच्चा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट।
और ए वाई का क्या मतलब हुआ, दिस इज ए वाई, यानी इसे हम पढ़ेंगे y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए। पहले इसको फील करिए कि ये चीज है क्या। अरे वाह, हैला जादू, ऋतिक रोशन, ठीक, मैं समझाता हूँ। मित्रों, मैंने कहा मोदी जी क्यों आ गए, फिर से समझते हैं, बैक टू द पॉइंट। अरे थोड़ा चेहरे पर स्माइल लाने के लिए बच्चे लोग इतना तो कर सकते हैं ना यार, चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना बाबा एसएसपी के स्वरूप को देख करके। सुपर टैलेंटेड आपका बड़ा भाई, सुपर टैलेंटेड। अरे सर ठीक है, पढ़ते हैं, खुद से ही तारीफ कर रहे हो, कर सकते हैं बच्चों, उसमें गलत क्या है यार। अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करिए। पानी पी लेते हैं फिर पढ़ाते हैं। हाँ जी बच्चा, तो कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्सेदारी। जैसे ये वेक्टर पूरी तरह से वाई पे भी नहीं है, पूरी तरह से ससुरा एक्स पे भी नहीं है। वाई पे पूरी तरह से होता तो ऐसा होता, ढिचकियाँ हो, तब मैं कहता एक्स पे कोई हिस्सा ही नहीं है इसका। पूरी तरह से ऐसा होता, ढिचकियाँ हो, तो मैं कहता यार इसका वाई पे कोई हिस्सा नहीं, पूरी तरह से एक्स पे है। लेकिन ये ऐसे जा रहा है, तो जब भी ऐसा जाए तो थीटा जितने एंगल पर दो हिस्से बना लो, एक्स पे और वाई पे। तो ये जो ए एक्स होता है इसका मतलब होता है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ए वाई का मतलब होता है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मतलब ए का एक्स हिस्सा, ए का वाई हिस्सा। यहाँ आप देखिए बहुत ध्यान से बच्चा, तो एक ट्रायंगल बन रहा है ओ पी क्यू। बहुत सिंपल फिजिक्स आपके सामने रखूंगा मैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, चाहूँ तो एक लाइन में कर दूं, लेकिन थोड़ा पहली बार आप समझ रहे हो जो बच्चे वेक्टर्स उनके लिए है। ट्रायंगल ओपीक्यू में कॉस थीटा ले लो। तो जैसे ही हमने कॉस थीटा लिया तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ओ क्यू। ओ क्यू की जो वैल्यू है वो देखिए ध्यान से डायग्राम में, तो ए एक्स के बराबर है, ठीक है, ए एक्स के बराबर है। एंड देन हाइपोटेनस विच इज ओपी मतलब ए। तो बच्चों ए एक्स बराबर क्या आ गया, ए कॉस में थीटा। तो किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मतलब ए कॉस थीटा। फिर से सेम उसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप ले लो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर दिस पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए वाई है, अपॉन में ए। तो बच्चा ए वाई बराबर क्या हो गया, ए साइन थीटा। तो कभी भी आप कोई भी वेक्टर के सवाल करो ना, तो वहां पर अगर हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है, तो आप सबसे पहले ये देखो थीटा एक्स से कितना बन रहा है, वाई से नहीं, एक्स से कितना बन रहा है। अगर एक्स से एंगल दिख रहा है तो ठीक है, तो डायरेक्ट ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, या फिर ए वाई बराबर ए साइन थीटा। इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉमन चला जाएगा तो ए के बराबर आएगा। अब एकदम शुरुआत का हिस्सा देखिए लेक्चर का, जहां हमने यूनिट वेक्टर समझा। क्या हमने यूनिट वेक्टर में ये चीज सीखा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट स्क्वायर, दिस इज द प्रूफ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, लुक एट द कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, प्रूफ हो गया। अब इसे दिमाग में फिट रखो कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द कंपोनेंट का स्क्वायर एंड दैट्स इट बच्चा। तो ये आपका हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगल कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा से। तो tan थीटा बराबर दिस, मतलब वेक्टर का एंगल कैसे निकालेंगे ये, यानी कि ए वाई अपॉन में ए एक्स, ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो देखो ए वाई आपका ए साइन थीटा है, और ये है आपका ए कॉस थीटा। ए से कट जाएगा तो एट दी एंड आएगा क्या, tan थीटा ही आएगा ना। तो किसी भी वेक्टर का अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैं tan थीटा निकालूंगा, ए वाई बाई ए एक्स, वहां से मुझे थीटा मिल जाएगा डी चुक करके, थीटा बराबर tan इनवर्स। क्लियर हो गई। तो यहाँ से जो आप सीख रहे हो ना, वो आप ये सीख रहे हो कि किसी भी वेक्टर्स का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करना। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये y है, ये x है, और ये वेक्टर की वैल्यू है 5। बताइए ax कितना। अगर आप ये मेथड लगाओगे तो दिमाग लगाना, कमेंट करके बताओ ax की वैल्यू कितनी होगी और ay की वैल्यू कितनी होगी। करिए कमेंट, वीडियो को रोक करके कर दिए कमेंट, अच्छी बात है। अब जिन बच्चों ने ax बराबर a cos 30 ले लिया वह गलत हो गए, इसके हिसाब से a cos 30 गलत हो गए, क्योंकि ये तब आएगा जब एंगल x से हो। एंगल यहाँ से दिया है, तो अगर आप वाकई ये लगाना चाहते हैं ये मेथड, तो बच्चों आपको यहाँ पर a cos 60 लिखना होगा, क्योंकि x से एंगल 60 डिग्री है, पूरा 90 है। तो लेकिन अगर मान लो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, ई वाला मेथड वाई यूज नहीं करना है, तो हमारा पॉइंट याद रखिए, कभी भी कंपोनेंट में जिस तरफ थीटा हो वह हमेशा कॉस होगा। फिर से रिपीट करता हूं,
कभी भी किसी भी वेक्टर का थीटा पता हो, क्वेश्चन में थीटा पता हो, भले वो एक्स के साथ दिया हो या ना हो, तो हमें थीटा की तरफ कॉस लिखना चाहिए। तो ये आपका ए का कॉस 30 है और ये आपका ए का साइन 30 है। मतलब प्यारे बच्चों ए वाई आपका हुआ ए कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और ए एक्स हुआ बच्चा लोग ए साइन 30, ए जो भी है साइन 30 1/2। अगर आप इस मेथड से जाते हो तो देखिए ए कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, वही होती है √3/2। और इस मेथड से जाते तो ए साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चा, 1/2 होती है। बात एक ही है, कहानी इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए। लेकिन अगर आप ये मेथड याद रख लोगे जो मैंने बोला तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। क्या सीखे फिर से सोचिए, फील करिए इस बात को। जहां पे भी थीटा हो वह कंपोनेंट हमेशा कॉस लीजिए, उसके अगेंस्ट वाला साइन लीजिए। अदरवाइज अगर आप ये याद रखेंगे जो कि पढ़ाया जाता है तो उसमें ये कोई नहीं बताता कि थीटा कहाँ से लिया जाता है सवालों में, एक्स से, बट सवाल में थीटा कहीं से भी हो सकता है। एक और एग्जांपल से समझिए। अब देखिए ये आपका 20√2 है, ये आपका 45 डिग्री है। अब ये तो माइनस एक्स से एंगल ले लिया। अब अगर आप यहाँ करने जाएंगे तो रियल एंगल आपका हुआ 90 + 45, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा में। बट अगर मेरे मेथड से चलोगे तो मेरा मेथड सिंपल आपको समझाता है कि जिधर थीटा हो उधर कॉस कंपोनेंट ले लो। तो ये आपका हो गया 20√2 कॉस 45 और ये आपका हो गया 20√2 साइन 45। खैर यहाँ पर तो कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू सही है, लेकिन ये माइनस एक्स की तरफ है तो इसकी वैल्यू -20 हुई और इसकी वैल्यू क्या हो गई, +20। याद रखिएगा ए एक्स आपका -20 है और ए वाई आपका +20 है। क्लियर बच्चा? चलिए फटक से इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। डिचक्यों 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 6 न्यूटन का एक फोर्स है, 37 डिग्री पर है। ए एक्स की वैल्यू बताइए और ए वाई की वैल्यू बताइए। कमेंट करके दीजिए अपना आंसर, ठीक है? मैक्सिमम कमेंट होना चाहिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन पढ़ लिया हमने। फाइंड द एंगल मेड बाय आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आई कैप प्लस जे कैप एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाता है वो हमें निकालना है। तो एक्स से अगर मुझे मान लीजिए इस वेक्टर का एंगल निकालना है तो सबसे पहले तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ। इनका मैग्नीट्यूड ऐसे अंडर रूट में निकालते हैं। ये बच्चा लोग हो गया आपका √2। अब अगर मान लीजिए मुझे एंगल मेड बाय आई कैप प्लस जेड कैप फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना है, तो अगर मैं इसे ए एक्स कहूँ तो ए एक्स आपका हो जाएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, बिल्कुल इस तरीके से देखिए ए एक्स अपॉन में ए। और अगर मुझे वाई से निकालना था तो कॉस थीटा कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर ए वाई अपॉन में ए, वही आंसर आएगा 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री। तो अगर आपको ऐसा बोल दे कि आई कैप प्लस जे कैप का एक्स से एंगल कितना है तो 45 और यहाँ से भी कितना है 45, बिकॉज हम निकालेंगे कैसे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि जो एक्स होता है वो आपका ए कॉस थीटा होता है। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया इसको और कुछ किया नहीं है। ए एक्स बराबर ए कॉस में थीटा, तो यहाँ से बच्चा आपको थीटा निकालना था तो कॉस थीटा बराबर में ए एक्स अपॉन में ए आ गया। और अगर वाई से निकालना था तो ए वाई बराबर में ए साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए। उसी को अगर आप 45 में कर देंगे तो सेम ही आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। अगला सवाल देखिए। फाइंड आउट द एंगल मेड बाय आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देखिए सेम कहानी, ए एक्स ए वाई ए जेड का मैग्नीट्यूड इतना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर। फिर मुझे कॉस थीटा लेना है ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा लेना है ए वाई अपॉन में ए, आपका आ गया अल्फा बीटा, और फिर गामा ले लीजिए ए जेड अपॉन में ए। दैट्स इट। तो एक्स से एंगल निकालना है तो ये आपका हो जाएगा, वाई से निकालना है तो ये आपका हो जाएगा, जेड से निकालना है तो ये भी आपका हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से एक फोर्स 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। चलिए बनाते हैं। तो एक फोर्स है 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 40 न्यूटन, ये कोई एफ है, तो एफ इज एफ एच हॉरिजॉन्टल यानी एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ऐसा कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट। ओ वाओ, एफ कॉस थीटा बराबर आपका 40 आ गया बच्चा लोग।
तो f बराबर में 40 बटे में cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग, 1/2, तो 40 दूनी 80, तो तुम्हारा f मिल गया मैग्नीट्यूड 80, तो आपको fy चाहिए f sin 60, यही हुआ ना वर्टिकल कंपोनेंट। f आपका कितना है 80 और sin 60 √3/2, तो ये आपका आ गया 40√3। बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप हो, सवालों को समझेंगे ढंग से, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं जस्ट लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, डिटरमाइन दैट वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो सवाल कहीं ना कहीं मैंने देखा है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आया हुआ है, नीट के किसी सवाल में है, ये पीवाई के उसमें है, 2017-18 आप कंसिडर कर सकते हो, बट है, पक्का है, आसान भी है, ध्यान से देखिए। डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जिसको मैं ऐड करूंगा ऑफ टू द रिजल्टेंट ऑफ पी क्यू गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब अगर मैं 2i प्लस 7j माइनस 10k प्लस i प्लस 2j प्लस 3k प्लस वेक्टर z ले लूँ को जोड़ूंगा, तो मुझे रिजल्ट मिलता है अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप। यही होता अगर बोलता कि यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, आई वुड हैव टेकन माइनस आई कैप, है ना। यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस वाई एक्सिस, आई वुड हैव टेकन माइनस जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस जेड एक्सिस, आई वुड हैव टेकन माइनस जेड कैप। चलो, तो 2i प्लस आई कितना हो गया बच्चा लोग, 3i, 7j 2j 9j माइनस 10k कैप प्लस 3k कैप माइनस 7k कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू आई, सो प्लस zk कैप इज इक्वल टू आई माइनस 3i माइनस 2i कैप माइनस 9j कैप एंड देन प्लस 7k कैप। ये आपका हो गया वो वेक्टर। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर कर लीजिए, वरना ये आपका फाइनल आंसर है, खत्म। यही है ना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फॉर शोन सिचुएशन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फोर्स इन न्यूटन that can be applied in any direction so that the resultant force is always east direction। यहाँ कह रहा है कि what will be the magnitude of minimum force, मैंने मैक्सिमम पढ़ा सॉरी, हाँ, तो मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए इन न्यूटन that can be applied in any direction, कि किसी भी दिशा में आप लगाओ, so that the resultant force is along east direction। रिजल्टेंट फोर्स हर बारी कहाँ हो, ईस्ट डायरेक्शन में, अभी यहाँ है तो ईस्ट डायरेक्शन में रहे। Now, to deal with this question, try to understand क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये कह रहा है बच्चा कि एक ऐसा मिनिमम फोर्स यहाँ इस सिचुएशन में ऐसा लगाओ जिससे रिजल्टेंट डायरेक्शन हमेशा ईस्ट में ही रहे, मिनिमम फोर्स होना चाहिए। अब अगर ईस्ट में मिनिमम फोर्स है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि वो फोर्स क्या हो सकता है, वो इस तरफ तो हो नहीं सकता, वो पूरी तरह से यहीं पर होगा, क्योंकि इस तरफ आप मिनिमम की बात कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑलरेडी 3 है ही, प्लस ये जो 5 है इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर चला जाएगा, विच इज थीटा की तरफ कौन सा होता है, कॉस, तो दिस इज 5 cos 37 और ये आपका हो जाएगा 5 sin 37, तो दिस इज 5 sin 37। बच्चों sin 37 की वैल्यू निकालने का एक ट्रिक सिखाता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर यू शुड फॉलो। तो ये 37, ये आपका 53, 5 और 3 के बीच में याद रखिए ये 5 है, हाइपोटेनियस ये 3 है, और ये आपका 3, ये 5, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4। तो जो sin 37 की वैल्यू आएगी वो 3/5 हो जाएगी, सो 3/5 ही कट जाएगा, तो कितना होगा बच्चा लोग 6 न्यूटन। तो जो मिनिमम फोर्स हमें अप्लाई करना है किसी भी डायरेक्शन में, जिससे कि फोर्स हमेशा रिजल्टेंट ईस्ट डायरेक्शन में ही रहे, तो अगर ईस्ट डायरेक्शन में ही रहे और मिनिमम फोर्स, तो ऊपर की तरफ ही आप लोगों का रिजल्टेंट इस तरीके से रहेगा, तो वो वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है, मिनिमम फोर्स 6 न्यूटन, करेक्ट। ये आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 न्यूटन। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द टॉपिक चैप्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये वेक्टर के आज के चैप्टर का सबसे आखिरी सेगमेंट होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपसे बहुत सारे सवाल बनने लगेंगे वेक्टर्स के, खास करके मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो टेलीग्राम में जाकर बच्चा वो क्वेश्चन जरूर करना, और आप कमेंट करना कि भैया हमने वो क्वेश्चन किया। देखिए यूट्यूब पर आपके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ,
मैं आपके लिए इमेंस एफर्ट लगाने वाला हूँ बच्चा, लेकिन क्या आप हार्डवर्क करने वाले हो वो मुझे कैसे पता चलेगा? जो बच्चे पेड बैचेस में आ जाएंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो वाईटी से पढ़ना चाहता है उनके लिए मैं अपने तरफ से नहीं हार्डवर्क कर रहा हूँ। मैं तो करूँगा, मैं आपको शीट भी दूंगा, लेकिन आप कर रहे हैं कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? सो आप करके मुझे, बेस्ट तरीका है इंस्टाग्राम पर अगर यूज़ करते हो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर करते हो तो आप सचिन सर फिजिक्स इंस्टाग्राम पर टैग करना कि भैया हमने आज पहला लेक्चर देखा, आपकी शीट हमने करी और हमसे वो शीट हो गई। यू विल सी बच्चों कि कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना? तो बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट्स मैं आपके लिए यहाँ बनाते जाऊँगा और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी दूंगा हर एक चैप्टर में। अब ये तो आपका लेक्चर आज जल्दी खत्म होगा 1 घंटे में, बट आगे आप देखोगे कि कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें 1 घंटे में नहीं खत्म करेंगे, तो हम उसके 2-3 लेक्चर करेंगे, प्यारे प्यारे कंटेंट, और लेक्चर की लेंथ इतनी होगी। फिर उसी टॉपिक के मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आप टेलीग्राम से लेते रहना। तो चलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ऐसा हो कि रिजल्टेंट भी स्केलर आ जाए, तो हम उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क, तो वर्क का जो फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे धीरे धीरे जैसे जैसे जाओगे, जो ड्रॉपर है उन्होंने देखा होगा, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चा देखो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी मेरी जान वेक्टर क्वांटिटी है, both are vector, but the result which is work is a kind of energy and energy cannot be a vector, है ना? तो 2 ऐसे वेक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट आपका ऐसा आ जाए जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका स्केलर वेक्टर होता है। दैट्स इट। सो इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला समझिए, डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है बच्चा ए बी कॉस थीटा। हमेशा डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, बस इसे दिमाग में फिट रखो। ए डॉट बी का मतलब स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट आता है ए बी कॉस थीटा। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे पहली प्रॉपर्टी ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है। अगर आप 3 दूनी 6 बोलो, 2 तिहाई 6 बोलो, कोई फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन आगे वेक्टर प्रोडक्ट में चेंजेस आएगा। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी है, तो यू कैन राइट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी होती है बच्चा लोग डायरेक्शन की। अगर 2 पैरेलल वेक्टर्स हैं, मतलब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनके बीच में एंगल 0 होगा, यानी ए डॉट बी जब हम सॉल्व करेंगे तो ए बी कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये आपका आ गया ए बी। सो वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। करेक्ट बात है। नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं, बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा आपका 90 डिग्री होगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट ए बी कॉस 90, एंड बच्चा कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो याद रखिएगा, 2 वेक्टर्स का परपेंडिकुलर अगर हैं दोनों वेक्टर्स, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। नंबर 5, यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट, जैसे आई कैप डॉट आई कैप है, इनकी वैल्यू 1, जे कैप डॉट जे कैप है 1, के कैप डॉट के कैप है 1। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आई कैप का मतलब एक्स दिशा और दूसरा भी आपका एक्स दिशा है, सो बोथ आर अ यूनिट वेक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन, सो एंगल इज 0। जब एंगल 0 होगा, वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम। ए और बी यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, ये ए है ये बी है, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1। बट अगर हम आई डॉट जे करें, जे डॉट के करें और आई डॉट के करें, इन सब की वैल्यू 0 होगी। पूछो कैसे? आई का मतलब क्या होता है? एक्स। जे कैप का मतलब क्या होता है? वाई। तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है? 90। बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो 11th स्टूडेंट्स हैं। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, अपोजिट में डॉट का आंसर 0 होता है, सेम का आंसर 1 होता है, सेम का आंसर 1 होता है। रटो मत, समझ लो। आई डॉट आई की वैल्यू 1, बिकॉज एंगल कितना है? 0 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स अगर निकालना है तो आप देखो बहुत कितना सरल है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। तो अगर 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना है तो ये तरीका है। अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 वेक्टर्स ऐसे लेना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इनका रिजल्ट ए बी साइन थीटा होता है, बट अगर इनका रिजल्ट भी डायरेक्शन दे दे, फॉर एग्जाम्पल टॉर्क। टॉर्क क्या चीज़ है आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है,
किसी भी चीज को घुमाने वाली जो चीज होती है वो टॉर्क बोली जाती है। टॉर्क में फोर्स की जरूरत होती है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होती है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बट इसका रिजल्ट जो टॉर्क आता है वो भी वेक्टर है। तो यहां भी तो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, पहले भी मल्टीप्लीकेशन किया था, बट पहले जो मल्टीप्लीकेशन किया था उसमें आने वाला रिजल्ट वर्क स्केलर था, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब आप दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हो कि योर रिजल्ट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट। बट व्हेनेवर यू आर डूइंग अ multiplication of two vectors and getting a result as a vector, then it is said to be a vector product or the cross product। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस में साइन आता है। एंड हाउ टू डू दिस, वो सारी चीजें समझते हैं। अब बच्चा क्योंकि ये डायरेक्शन पर मैटर करता है, सो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है डायरेक्शन। आज जो चीज आप सीखोगे पूरे 2 साल के नीट की जर्नी में अप्लाई करना कभी गलती नहीं होगा। फैराडेज लॉ, जितने भी लॉज आएंगे, जहां पर भी वेक्टर्स होगा बच्चा, उन तमाम जगह पर आप ऐसे ही चलना। एक चैप्टर आएगा 12th में, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जहां पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। डरिए मत, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, अलग अलग वेक्टर्स का डायरेक्शन निकालने को आएगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसके लिए यूज योर राइट हैंड। बहुत सारे रूल होते हैं, स्क्रू रूल होता है, राइट हैंड पाम रूल होता है, बट मैं आपको जो रूल बताऊं अगर उसे अप्लाई करोगे हर बार आपका आंसर सही निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया है बच्चा, ये वेक्टर ए, और दूसरा दिया है वेक्टर बी। मुझे ए क्रॉस बी का रिजल्ट चाहिए। ए आपका एक्स दिशा में है, बी आपका वाई दिशा में है। सो हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे ए क्रॉस बी चाहिए तो ए में सबसे पहले आप अपने पाम को लेके जाओ, राइट हैंड यूज करना है प्लीज, राइट हैंड लेके जाइए और फिर अपनी 4 उंगलियों को फोल्ड करिए जिधर बी है। तो बी किधर है, ऊपर की तरफ। अपना हाथ बंद कर लीजिए, थंब ओपन कर दीजिए, थंब कहाँ है, बाहर की तरफ। मतलब ए क्रॉस बी का रिजल्ट आउटसाइड ऑफ द बोर्ड है, और आउटसाइड को ऐसे डॉट करके रिप्रेजेंट करता है। अब जरा जनरल मेथड देखिए, ये है आई कैप, ये है जे कैप। आई और जे का परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कैप ही होता है, आउटसाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। मुझे इस बार बी क्रॉस ए का डायरेक्शन चाहिए। ध्यान से देखिए बच्चा, पहले जो है ना वहीं पर हाथ चलाना है। कुछ लोग ऐसे चलाएंगे फिर ऐसे फोल्ड कर लेंगे, नहीं, गलत। ए की तरफ मुड़ाना है तो ऐसे मत मुड़ाओ। मुड़ाने के लिए हमेशा ये वाला पाम चलना चाहिए, ये वाला, नॉट ये वाला। तो बी फिर क्रॉस ए एंड लुक एट द थंब, थंब इज गोइंग इनसाइड, सो दिस टाइम द डायरेक्शन इज इनसाइड। क्रॉस, क्रॉस का मतलब इनसाइड। चलिए एक और करते हैं। ये है आपका वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है बच्चा वो बोर्ड के अंदर जा रहा है। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है। अब क्या करेंगे, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी। तो ये रहा बच्चा लोग आप लोगों का ए, बी कहाँ है, अंदर की तरफ, थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये है आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। समझ रहे हो, ये सब आपके बहुत काम आने वाला है फैराडेज लॉ में। लेट्स टेक वन मोर। दिस इज बी एंड दिस इज ए। वेक्टर ए आउटवर्ड है, डॉट है। मुझे इस बार चाहिए बच्चा बी डॉट ए, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। हर बार देखिए जो पहले मैं वहीं पर अपना हाथ लेके जाता हूँ। सो बी, ये रहा बी, फिर क्रॉस ए। अब ऐसे मत करो, क्यों, क्योंकि ऐसे तब करता जब ए अंदर की तरफ होता, ए बाहर है। प्रैक्टिस करिए इसके लिए। सो दिस इज बी एंड द आउटवर्ड डायरेक्शन एंड देन थंब को नीचे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिस इज बी, ए इज आउटवर्ड, ढिच के आओ, एंड द थंब इज गोइंग डाउनवर्ड। सो थंब इज गोइंग डाउनवर्ड, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई होप बच्चा आपको ये पहले मेथड समझ पड़ा होगा। इसके लिए बहुत सारे किताबों में अलग अलग मेथड्स बताते हैं, बट ट्रस्ट मी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसे बना लोगे, कभी गलती नहीं करोगे। चलिए अब एक का आंसर कमेंट करके बताना है आप सभी बच्चा लोगों को। देखते हैं कितने बच्चों ने प्रैक्टिस ढंग से कर लिया। वेक्टर ए और ये है बी, आपको बताना है बी क्रॉस ए। कमेंट करके दीजिए आंसर, ठीक है। चलो अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चा इसकी, वेक्टर्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर आपको ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर लिखना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि ए क्रॉस बी का जो दिशा है अगर आउटसाइड है तो मैं बी क्रॉस ए लूंगा। देखो बी क्रॉस ए लूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ। तो अगर एक बाहर है तो दूसरा कहाँ होगा, अंदर। इसलिए दे कैन नॉट बी इक्वल, हमेशा माइनस हो जाता है।
सेकेंड नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो यू कैन राइट लाइक दिस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बट कैन नॉट लाइक सी राइट सी क्रॉस ए डायरेक्टली, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तीसरा बच्चा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच में थीटा 0 है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा क्योंकि ए बी साइन थीटा आएगा और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये सब याद रखिए, सब नीट में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एक सवाल यहाँ से बनता है, अदरवाइज नहीं पूछेगा तो बाकी के चैप्टर्स को आप बिना वेक्टर के डील नहीं कर सकते। नंबर 4 पर आता है बच्चा लोग, ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो ए डॉट ए क्रॉस बी को अगर करने जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी साइन 90, ए बी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपका आ गया ए बी। नंबर 5 बच्चा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के का रिजल्ट 0 होगा। पूछो कैसे? आई क्रॉस आई, एक्स और एक्स सेम डायरेक्शन, एक्स बी और एक्स बी, एंगल कितना हो गया 0। जे क्रॉस जे, एंगल 0, क्योंकि जे और जे के बीच का एंगल कितना है यार 0 ही होगा ना, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0। लेकिन अगर हम आई जे और के की बात करते हैं, ये ट्रायंगल मेथड से कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। मान लीजिए आप आई क्रॉस जे कर रहे हो, आई क्रॉस जे, तो आपका आंसर के कैप होगा। क्यों? क्योंकि आई और जे, आई कहाँ होता है एक्स डायरेक्शन में, जे कहाँ होता है ऊपर, थंब खोला जेड डायरेक्शन, के कैप। बट एवरी टाइम यू कैन नॉट डू लाइक दिस, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टेक्निक। आई क्रॉस जे बचा हुआ के, तो मेरा आंसर हो गया। ट्रायंगल मेथड याद रखिए, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, बचा क्या आई कैप, आंसर हो गया। फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, क्या बच गया जे कैप, के क्रॉस आई जे कैप, तो जो मल्टीप्लाई करो वो आपका आंसर है। और बच्चा अब उल्टा करते हैं, जे क्रॉस आई तो माइनस के कैप, क्यों? क्योंकि जे क्रॉस आई आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, वैसे भी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता, माइनस हो जाता है, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, आई क्रॉस के माइनस में जे कैप। क्लियर अच्छे से? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है बच्चा नंबर 6 पे, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। तो जैसे मान लो वेक्टर ए आपका है कुछ, चलो एग्जांपल से समझते हैं, 2i 3j प्लस 4k कैप, और जो वेक्टर बी है वो है माइनस में 2i प्लस में 3j माइनस में k कैप। तो आपने करना क्या है, अगर आपको a क्रॉस b निकालना है तो आप ऐसे एक मॉड बनाएंगे, फिर यहाँ i, फिर यहाँ j और यहाँ k लिखेंगे, फिर a पहले है तो एक एक कंपोनेंट्स लिखेंगे, 2 3 4, मैथ्स वाले बच्चे ऐसा करते होंगे, बायो वाले बच्चों के लिए खास है, -2 फिर 3 एंड देन -1 करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आई कैप, देख बच्चा आई कैप के ठीक नीचे ब्रैकेट लीजिए, ये छोड़ दीजिए, कॉलम रॉ छोड़ दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, -3 पहले से माइनस लिखिए, 3 इंटू -1 माइनस, फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन जस्ट लाइक क्रॉस, ठीक है। फिर बीच वाले में पहले माइनस कर दीजिए, -j, ये और ये गया, 2 इंटू -1 -2, 4 इंटू 2 8, बट ऑलरेडी माइनस होता है बीच में तो +8, तो इसे हमेशा प्लस रखना, इसे माइनस रखना, इसे वापस प्लस रखना, प्लस आई माइनस जे, और फिर तीसरा में क्या है प्लस के, क्या फिर ब्रैकेट, इसके नीचे का कॉलम रॉ छोड़ दीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2 6, फिर बीच में माइनस होता है, 3 इंटू -2 -6, बट ये आपका +6 हो गया, तो आपका आंसर कितना हुआ, माइनस में 15 आई कैप, डिच क्या हूँ 8 में से 2 गया तो 6, माइनस में 6 जे कैप, 6 6 12 के कैप। दिस इज द आंसर। बट इन केस यू वांट द मैग्नीट्यूड, व्हाट यू विल डू, दैट्स वेरी सिंपल बच्चा पार्टी, जैसा कि आपको सिखाया, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। कुछ सवाल आपको बताता हूं, फिर कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। ये चैप्टर खत्म। फोर्स दिया है, ये दिया है कैलकुलेट टॉर्क, टॉर्क देखो आर क्रॉस एफ होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड से आई जे के, पहले आर आता है तो 5 -3, जेड नहीं है तो 0, फिर यहाँ देखो 4, ये 10 नहीं है तो 0, क्या सिखाया था हमने, ये प्लस ये माइनस, અને આને પ્લસ લેવાનો બચ્ચા પાર્ટી, તો પ્લસ लिया, ब्रैकेट ये कटा 0 0, फिर माइनस में जे, ये कटा 0, ठीक है,
प्लस के कैप बच्चा पार्टी, ये गया तो 10 बचे 50, ऑलरेडी माइनस, 4 3 12 बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 0 ये 0, 50 में से 10 चला जाएगा 40, 40 में से 2 जाएगा तो 38 माइनस 38 के कैप, मैग्नीट्यूड कितना 38, तो आ गया आंसर आपका। ठीक क्यों? तो हर बार आपको ऐसे ही करना है क्रॉस प्रोडक्ट, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए -38 क्या कैप। अगला सवाल, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, अच्छा है पढ़िए अच्छे से, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स, एक ऐसा वेक्टर लाओ, एक ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर लाओ जो कि इन दोनों का परपेंडिकुलर है। प्लीज इसको अच्छे से नोट करिए, जब भी आपको दो वेक्टर का परपेंडिकुलर लाना है तो आपको A क्रॉस B ही करना पड़ेगा, क्योंकि A डॉट B करोगे तो परपेंडिकुलर में बच्चों ये cos 90 0 हो जाता है, ये बचता है AB। दिमाग लगाइए, परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स, तो मैं वेक्टर्स के दो ही मल्टीप्लीकेशन जानता हूं, एक स्केलर दूसरा वेक्टर, तो वेक्टर में क्या चीज है, 90 डिग्री पर साइन 90 की 1 हो जाती वैल्यू तो बच जा रही है, मतलब मैं ये निकाल सकता हूं, ये मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या है 0। समझ गए? इसलिए जब भी आपको परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स बोले तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, I J K 2 3 1 1 -1 एंड देन 2 मॉड। चलो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, शुरुआती समय में आप सभी बच्चे ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे मेरी तरह ही, ताकि गलती ना हो। 3 दूनी 6, प्लस में 1, माइनस में j, 4 माइनस में 1, प्लस में k, माइनस में 2, माइनस में 3, तो 6 1 कितना हो गया 7 i कैप, माइनस में 3 j कैप, माइनस में 5 k कैप। दिस इज डन, बट मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए था। सो हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 49 9 25, तो 7 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 5 k कैप अपॉन 49 प्लस 9, आई थिंक 49 प्लस 9 हो गया आपका, 49 प्लस 9 कितना हो, 25 और 9 कितना हुआ 34, 49 प्लस 34, तो 49 और 30 40 30 70, 9 4 13 का 3 हासिल लगे 4 3 7 1 8 83, तो रूट में 83। ठीक है, चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो है, वेक्टर दे रखा है ए बी सी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी एंड a क्रॉस बी। वेरी इजी, सबसे पहले आप तीनों वेक्टर को जोड़ दो, i माइनस आई कट गया, 3i बच गया, 3i, 2j 3j माइनस 3j कट गया, 3k 4k 7k, 7 में से 12 चला जाएगा माइनस 5k कैप, तो ये हो गया मेरा एक वेक्टर विच इज a प्लस बी प्लस सी। समझ पड़ा बच्चा? सबको कंपोनेंट को जोड़ा है। अब एंड a क्रॉस बी इन डिग्री, चलो अब a क्रॉस बी निकालते हैं। वेल ये मैं आप लोगों को बच्चा बोलता हूँ, कमेंट करके आंसर दो, है ना, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। ये कमेंट करना है बच्चा लोग आपको। इस लेक्चर के अंदर हमने आज 3 जगह पर आपको कमेंट करने को बोला है, तो यहाँ पर होता है ये चैप्टर दी एंड। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो वो चीज़ करिए। अगर आप वाकई अपनी नीट की जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो बच्चा, तो बायोलॉजी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन टच कर जाइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ पर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। नीट 2024-2025 बच्चा अपना होगा, अपनी जीत शानदार होगी, बस मन लगा करके आपको सारे लेक्चर्स को फॉलो करना है। आज की ये क्लास की नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। साथ में जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, नोट्स के साथ साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगा, जिसे आप करना, और करने के बाद आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना, बिकॉज यही एक भरोसे वाली चीज़ होगी कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं बच्चा, कि नहीं पढ़ रहे हो। देखो यूट्यूब पर बहुत सारे भ्रमित करने वाले लोग होंगे जो सिर्फ ज्ञान की बातें करेंगे, हाउ टू गेट दिस, हाउ टू गेट दैट, बहुत लोग उसे देखते भी हैं। फिर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार सच में यहाँ पर लोग देख रहे हैं तो कुछ तो काम की चीज़ है, बट कोई काम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो मेहनत कराते हैं टीचर्स ही होते हैं बच्चा, है ना। तो आप मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। और आज जो मैंने पढ़ाया कैसा लगा कमेंट जरूर करना, शेयर करना बच्चा। अगले जो आपके लेक्चर्स आएंगे वो यूनिट एंड मेजरमेंट का होगा। सो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है प्रचंड सीरीज़ के नाम से, वो प्लेलिस्ट भी कमेंट में पिन है, उसे फॉलो कर लोगे तो उसी प्लेलिस्ट में आपको आगे के वीडियोस मिलेंगे।
वीडियो लेक्चर्स का टाइमिंग आपके एकेडमिक सेशन का मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे रहेगा। एवरी मंडे वेनेसडे फ्राइडे 8 से रात के 10 के बीच में आपको फिजिक्स की क्लासेस मिलेंगी, ठीक। अलॉन्ग विद दैट जो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे है, यहाँ पर जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं उनको लेक्चर्स मिलेगा, प्लस जो बच्चे हमारे पेड बैच को ज्वाइन करेंगे उनको लाइव क्लासेस मिलेगा, ठीक है। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस जब आप पे करोगे तो आपको भी रहेगा कि नहीं यार मुझे पढ़ना है। एंड विश्वास मानिए बच्चा, एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। सभी बच्चों के 120-140 मार्क्स आए हैं सिर्फ 1 महीना पढ़ के आउट ऑफ 180। दे हैव नेवर डन एनीथिंग इन फिजिक्स विथ मी इन एंटायर 11th, क्योंकि उन्हें चैनल के बारे में बहुत देर से पता चला था। बट यू ऑल आर लकी इफ आर गोइंग टू ज्वाइन द पेड बैच। अगर आप लोग यूट्यूब से लग रहा है कि कर पा रहे हो देन इट्स फाइन, लेकिन बच्चा अगर लग रहा है कि नहीं यार इस बंदे से फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएगा तो बायो तो हम कहीं से ही पढ़ लेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के ड्रॉपर स्टूडेंट्स खास करके, तो आप ज्वाइन करिए पेड बैच। जस्ट 8000 में आपको पूरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंटायर सिलेबस कराया जाएगा, प्लस जनवरी से लेकर के मंथ ऑफ अप्रैल तक हम आपके साथ लड़ने वाले हैं बच्चा, विथ मॉक टेस्ट, विथ टीपीपी डिस्कशन, रिविजन, एवरीथिंग। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन बच्चा पार्टी जो सिर्फ 1 महीने में पूरा 30 चैप्टर खत्म कर सकता है, पूरा फिजिक्स दिमाग में भरा पड़ा है। तो जरा सोचिए हम जून से शुरू करेंगे और दिसंबर तक जब जाएंगे तो कैसी जर्नी आएगी। तो जून से दिसंबर तक हमारा लाइव बैच ज्वाइन करने के लिए आपको पेड बैच में आना पड़ेगा। क्लास 24 एप्लीकेशन पर मिलेगा। जिन बच्चों को क्लास 24 नहीं डाउनलोड किया फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, और एक नंबर आपको दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर कॉल करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं, 7984294085। प्लस एट द सेम टाइम इसके बारे में और भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो चेकआउट कर लीजिए कि सचिन सर के सक्सेस मंत्र बॉक्स हमें कैसे मिलेंगे। तो बच्चा लोग मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।